Lecture 2 and Modern Indian History. Modern Indian History. Unit 1. Unit 1. Arrival of European. Arrival of European. यूरोपियों का भारत आगमन. यूरोपियों का भारत आगमन. आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो रही है और उसमें यूरोपियों का भारत में आगमन हो रहा है. एक मैप मैं अभी ड्राफ्ट करूंगा. उस मैप में आप पूरा यूरोप से लेकर के इंडिया तक की एक कनेक्टिविटी को शो करूंगा. एंड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम सिनेरियो से लेकर के क्या ग्रेजुअल जो चेंजेज हो रहे हैं, व्हाई द यूरोपियंस वेयर फोर्स टू फॉलो द सी रूट टू डिस्कवर इंडिया इन मॉडर्न सेंस. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये हम लोगों का इंडिया है. यहां पे आएंगे तो ये गल्फ ऑफ पर्सिया हो गया. ये जो है रेड सी है, ये अफ्रीका का पार्ट हो गया. दिस वन इज द पार्ट ऑफ यूरोप एंड दिस वन इज द यूएसए. ऊपर जो है कनाडा एंड दिस वन इज द पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका. ये लैटिन अमेरिका का पार्ट है. यहां पे हम लोग देख लेते हैं ये क्या होगा. ये अटलांटिक है, ये इंडस है और यहां पे मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन सी है. ठीक है, तो चलिए कहानी क्या है कि यहां यूरोप से भारत में इनका आगमन कैसे होता है आधुनिक भारत के संदर्भ में. तो कल जो हम लोग एक इंट्रोडक्शन का क्लास लेते हैं, इसमें आप लोग का पूरा जो आगे का लेक्चर प्लान है उसे इंटरकनेक्ट करने का प्रयास रहता है. वी ऑलवेज ट्राई टू make you in the comfortable position by our first lectures. As you all are aware that what was the sequence of the arrival of Europeans? What was the sequence of arrival of Europeans? द सीक्वेंस, इनका आने का क्रम क्या था. तो क्रम पे मैंने कल बताया था, सबसे पहले पुर्तगाली रहते हैं, इट वाज द पुर्तगीज. देन आफ्टर इट वाज डच रहते हैं. देन आफ्टर इट वाज ब्रिटेन रहते हैं. एंड देन आफ्टर डेन है, डेनमार्क हैं और फाइनली कौन है, इट इज फाइनली फ्रेंच. दिस इज द फ्रेंच. ठीक है, तो चलिए ये क्या है, ये इनके भारत में आगमन का क्रम है. फिर से हम लोग कहां पे आते हैं, फिर से हम लोग मैप पे आते हैं. तो इट वाज नॉट द रियलिटी दैट कि इन द ईयर ऑफ द 1498 व्हेन द वास्को डी गामा रीच्ड टू इंडिया द फर्स्ट टाइम यूरोपियंस केम इन कांटेक्ट विद द इंडियंस. ऐसा नहीं था कि जब वास्को डी गामा भारत में आया तभी यूरोपी जो है भारत के बारे में पहली बार जानते हैं. द कॉन्टैक्ट ऑफ द इंडियंस एंड द Europeans, it
the history of the Europeans and Indians, it goes back to the approx 2000 years back. तो अगर हम लोग 2000 साल पहले आते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को इनके बारे में आइडिया होगा, इंडिया में कौन सा एज रहता है? पोस्ट मौर्यन एज रहता है। पोस्ट मौर्यन एज, इसे क्या कहते हैं? इसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। इसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन एज, इंडिया हैड द फ्लरिश ट्रेड रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर। किसके साथ रहता है भाई? रोम साम्राज्य के साथ इनके, रोम साम्राज्य के साथ इनके एक फ्लरिस्ट मीन्स की एक बहुत ही उन्नत व्यापारिक संबंध रहते हैं। मौर्योत्तर काल का समय काल क्या है? व्हाट वाज द टाइम सिनेरियो ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड? इट वाज सिंस द 200 BC टू 300 AD। ये कब से कब तक था भाई? ये 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक था। इन दैट टाइम सिनेरियो इन यूरोप इट यूज्ड टू बी द ग्रेट रोमन एम्पायर। तो जो महान रोमन साम्राज्य था, इनके संबंध किससे थे? हमारे साथ थे। सम्राट अशोक के अभिलेख को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उनके 13वें अभिलेख में आपको पता चलता है कि हमारे संबंध मिस्र के साथ थे, हमारे संबंध मेसोपोटामिया के साथ थे, हमारे संबंध जो है वो टॉलमी फिलाडेल्फस रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं। ठीक है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इट वाज द अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान था, हु केम टू इंडिया। ब्यास नदी के तट तक आए थे भाई ना, ब्यास नदी के तट से आकर के सिकंदर गया था ना। तो यूरोपियों का क्या रहता है? यूरोपियों का एक कांटेक्ट जो है वो इंडिया के साथ बना रहता है। अब ध्यान से आप लोगों को समझना है यहां पर कि जो ये ट्रेड रिलेशन थे, इसमें क्या हो रहा था। तो द ट्रेड रिलेशन वाज इन फेवर ऑफ इंडियंस। वाई? बिकॉज दे वेयर, जो ये रोम के लोग हैं, इनको क्या थी? इनको इंडियन स्पाइसेस की, इनको इंडियन स्पाइसेस की एडिक्शन था। एडिक्शन, भारतीय मसालों की इनको क्या लगी थी भाई? भारतीय मसालों की इन्हें लत लगी हुई थी। सही है। तो भारतीय मसाले क्यों इतना ज्यादा पॉपुलराइज रहते हैं? क्यों यूरोप में भारतीय मसालों का, इंडियन स्पाइसेस का इतना ज्यादा पॉपुलरिटी क्यों रहता है? क्योंकि अगर मैप थोड़ा बहुत आप लोग देखे हैं तो यूरोप कहां पे आता है? यूरोप जो है टेम्परेट जोन में आता है। कहां पे आता है? टेम्परेट जोन में आता है। मीन्स कि शीतोष्ण कटिबंध में आता है। अभी मैं इसे जोड़ देता हूं ना, मीन्स कि अगर आपसे 2000 सालों के इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाएगा, यू ऑल बी एबल टू गिव योर आंसर विद ऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है। तो यहां पे करना क्या है? यहां पे आपको प्राचीन काल से लेकर के और वास्को डी गामा का आगमन कैसे होता है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं। प्राचीन काल से हमारे संबंध है। वी आर हैविंग द फ्लरिश ट्रेड रिलेशन सिंस द एंशिएंट एज। द मोड ऑफ ट्रेड वाज स्पेशली द इंडियन स्पाइसेस। दे हैड द एडिक्शन ऑफ द इंडियन स्पाइसेस। उन्हें क्या थी? भारतीय मसालों की लत लगी हुई थी। क्यों भारतीय मसालों की इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी यूरोपियन सिनेरियो में रहता है, यूरोपियन मार्केट्स में रहता है? बिकॉज दे वेयर फॉलिंग इन द टेम्परेट जोन। वो शीतोष्ण, यहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ता है। तो जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है भाई, तो क्या है, मसाले जो इंडियन स्पाइसेस हैं वो गर्म है। अपने बच्चों को आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इनहेंस कर गया है ना। इन दैट टाइम सिनेरियो द
इन्वायरमेंटल चैलेंजेस वाज सच अ बिग चैलेंज, जो पर्यावरण की चुनौतियां थी वो एक बड़ी चुनौतियों के रूप में रहती हैं। तो इन मसालों की जो लत रहती है उसके वजह से क्या रहता है, उसके वजह से देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को मैप को समझना है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपको पता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दिया था? इट वाज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इन द ईयर ऑफ 1866, इन द ईयर ऑफ 1866 में दिया था। तो देखिए जो धन के निर्गमन का सिद्धांत रहता है, आधुनिक संदर्भ में अंग्रेजों के साथ क्या होता है, भारत से धन का निर्गमन कहां हो रहा था? यूरोप की तरफ हो रहा था। You all have listened that India used to be the golden bird. आप सभी लोग सुने होंगे कि भारत क्या था? भारत एक सोने की चिड़िया था। भारत कैसे सोने की चिड़िया था भाई? दिस इज द मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। हाउ वी विल बी एबल टू से दैट कि किसी ने हमसे कहा सोने की चिड़िया था, हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नो। There were some certain evidences behind the argument that India used to be the golden bird. भारत सोने की चिड़िया थी, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा तर्क है वो क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट वाज इन सपोर्ट इन फेवर ऑफ इंडिया। हमारे सामान, हमारे जो मलमल थे, हमारे जो सूती के कपड़े थे, हमारे यहाँ से हाथी दांत के जो वस्तुएं थे, हमारे यहाँ पे विलासिता की जो सामग्रियां थी, वो सारे क्या थे? वो विदेशी बाजारों में उसकी बहुत ज्यादा मांग थी। एंड ड्यू टू दैट ह्यूज डिमांड ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स, द ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। तो इसी रोमन साम्राज्य में एक शासक थे, इट वाज द ऑगस्टस रहते हैं। ऑगस्टस ने क्या किया था, इतना ज्यादा पैसा भारत की तरफ जा रहा था यूरोप से कि उन्होंने इस व्यापार को ही बंद करवा दिया था। इट वाज द प्लिनी। प्लिनी क्या कहता है? प्लिनी कहता है कि दुनिया का सोना चाहे जहां पर हो, वो अंततः जाकर के अपनी कब्रगाह कहां पे तलाशता है? वो अंततः जाकर के अपनी कब्रगाह भारत में तलाशता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रहता है, इस तरीके से जो मैंने वर्ड यूज किया, दे हैड द यूरोपियंस पीपुल्स हैड द एडिक्शन ऑफ इंडियन स्पाइसेस। इन्हें क्या थी भाई? इन्हें भारतीय मसालों की लत लगी हुई थी। वो क्या वर्ड मैं यूज कर रहा हूं? एडिक्शन था, इन्हें लत लगा हुआ था। अब चलिए भाई, जो लत लगा हुआ है, अब कहानी आगे बढ़ता है। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ? जीवन की एक सच्चाई अगर आप देखेंगे तो जीवन जो है उतार चढ़ाव में चलता है। दिस इज द सेम फेनोमेना, दिस इज द सेम सिनेरियो विद कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास कभी सीधे नहीं चलता है, हिस्ट्री में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो एक दौर था जब महान रोमन साम्राज्य हुआ करता था। एक वर्ष आता है, दैट वाज द ईयर ऑफ 473। 473 ईस्वी का वर्ष रहता है। यहां पर क्या होगा? महान रोमन साम्राज्य का पतन हो जाएगा। महान रोमन साम्राज्य का पतन हो जाएगा। इनकी जगह पे कौन आ जाएगा भाई? इनकी जगह पर बाइजेंटाइन एम्पायर या बाइजेंटीनियन जो है एम्पायर आ जाएगा। ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बाइजेंटाइन साम्राज्य आएगा, ध्यान से आप लोगों को समझना है कि दैट बाइजेंटेनियन पीपुल्स वेर द बारबेरियंस। ठीक है, एज पर द, जैसे आपको यहां पे दिखता है कि कौन रहता है भाई?
इंडिया में आपको दिखता है कि ये कौन रहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता रहती है। कहां पे रहता है? सप्त सैंधव प्रदेश में रहता है। सप्त सैंधव प्रदेश में ही सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास सरस्वती। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? इट वाज द पीसफुल सिविलाइजेशन। क्या था? पीसफुल सिविलाइजेशन रहता है। ये शांति प्रिय जो है एक सभ्यता के रूप में रहता है। बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता को रिप्लेस करते हैं वो कौन रहते हैं? दे वेयर द आर्यंस। दे वेयर द आर्यंस। ये आर्य रहते हैं जिन्होंने क्या किया था? ये आर्य रहते हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीसफुल रहते हैं और किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? दे वेर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स। द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपुल्स वाज ड्यू टू द फ्लरिश कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार और वाणिज्य की एक समृद्ध स्थिति के कारण सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। But the civilization which was replaced by the Aryans, how they were able to replace the Indus Valley people? कैसे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को प्रतिस्थापित कर ले जाते हैं? Because they were the barbarians. ये क्या रहते हैं? ये युद्ध प्रिय रहते हैं। ये युद्ध प्रिय रहते हैं। तो युद्ध प्रिय रहते हैं भाई, तो क्या रहता है? युद्ध प्रिय रहते हैं तो इनका जो है ये इनको फन नहीं आता था। ये व्यापार और वाणिज्य का जो फन था, व्यापार और वाणिज्य का जो एक कौशल था वो इनके पास नहीं था। ये युद्ध लड़ने में वो थे। तो उसी तरीके से क्या होता है? उसी तरीके से यहां पर कौन है? यहां पे महान रोमन साम्राज्य है। महान रोमन साम्राज्य को किसने विनष्ट किया या विनाश किया? तो द ग्रेट रोमन एम्पायर वॉज डिमोलिश्ड बाय द बाइजेंटीनियन पीपुल। अब ये बाइजेंटीनियन पीपुल क्या थे? ये लोग बारबेरियन थे। लाइक किससे मैंने तुलना किया? कल ही मैंने कहा था ना कि एवरीथिंग इज द मैटर ऑफ द इंटरलिंकिंग स्किल। आपके अंदर जो है पहले ही दिन से, इफ यू आर परसुइंग फॉर द मेंस एग्जाम फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट, you all have to develop the interlinking approach। आपको क्या करना है भाई? एक अंतर विषयक दृष्टिकोण का विकास करना है। सही है? तो ये क्या है? ये लोग युद्ध प्रिय लोग हैं। इनको व्यापार और वाणिज्य का वो फन नहीं था। ठीक है? फिर भारत के साथ क्या होता है? भारत के साथ जो ये समृद्ध व्यापारिक संबंध रहते हैं उसमें गिरावट आता है। हम लोग का टॉपिक अराइवल ऑफ यूरोपियंस है ना, यूरोपियों का भारत में आगमन है ना। तो अब क्या होता है? लगभग 1000 सालों, वो जो कहा जाता है ना कि आने वाला पल जाने वाला है। कल मैंने आप लोगों को व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, अर्लियर आई डिड मेंशन टू ऑल ऑफ यू द फेमस हिस्टोरियन E.H. Carr who mentioned history is a continuous dialogue between past and present। तो अब इतिहास में कोई अस्थाई होकर के, कोई भी युग जो है वो अस्थाई होकर के नहीं आया है। ठीक है? तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो बाइजेंटीनियन साम्राज्य रहता है ये कितने वर्ष तक रहेगा? तो लगभग 1000 वर्षों तक। लगभग कितना? बाइजेंटीनियन साम्राज्य कितने समय तक? 1000 वर्ष तक रहेंगे। कब इनका कब पतन होगा भाई? तो बाइजेंटीनियन साम्राज्य का, यहां पे मैंने पतन लिखा हुआ है ना, तो बाइजेंटीनियन साम्राज्य का पतन कब होता है? तो द डिक्लाइन ऑफ द बाइजेंटीनियन एम्पायर इट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1453 AD। 1453 ईस्वी में इनका पतन होता है। अब इनकी जगह कौन लेता है? तो इनकी जगह जो है वो कौन लेंगे? ऑटोमन एम्पायर आ जाएगा। ऑटोमन एम्पायर आ जाएगा।
ऑटोमन साम्राज्य आ जाएगा। अब जो ये ऑटोमन साम्राज्य है ये क्या रहते हैं? तो जो ऑटोमन साम्राज्य है ये टर्की का नाम सुने होंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम सुने होंगे। तो इनका जो है पूर्वी यूरोप में कब्जा रहेगा और उसके साथ साथ जो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है उस पर कब्जा रहेगा। ऑटोमन एम्पायर ये लोग कौन रहते हैं? तो दे वर द मुस्लिम रूलर। ये कौन है भाई? ये मुस्लिम शासक के रूप में, मुस्लिम शासन के रूप में रहते हैं। अब इनके द्वारा किया क्या जाता है? अब देखिए भारत में यूरोपियों के आगमन की जो है कहानी की पृष्ठभूमि बनना शुरू होगी। ऑटोमन जो साम्राज्य रहता है इस स्थल मार्ग से ये व्यापार कर रहे हैं भाई ना। द यूरोपियन पीपुल्स वेयर फॉलोइंग द लैंड रूट सिंस द एंशिएंट एज। जो स्थल मार्ग से ये व्यापार कर रहे थे, इस स्थल मार्ग को कौन ब्लॉक कर देगा? इस स्थल मार्ग को ऑटोमन साम्राज्य जो रहेगा इस रास्ते को बंद कर देगा। कहता है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इस मार्ग से हम व्यापार करने ही नहीं देंगे। द रूलर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर दे डिक्लेयर्ड दैट the European people were not be able to follow the land route which was passing through the Ottoman Empire. कहते हैं हमारे साम्राज्य से अब व्यापार संभव नहीं होगा। तो अब भाई क्या था? कहानी की शुरुआत ही मैंने कहा ना कि दे हैड द एडिक्शन ऑफ द इंडियन स्पाइसेस। इन्हें भारतीय मसालों की लत थी। क्यों था? क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध में है, टेम्परेट जोन में है। तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए गर्म पदार्थों का सेवन करना, इट वाज द नीड ऑफ द टाइम। अब भारतीय मसालों की लत लगी है, किसी भी तरीके से इनको भारत खोजना है। और ऐसे में क्या होता है, 1453 में ये रास्ता बंद हुआ ऑटोमन साम्राज्य के आने के साथ ना। अब क्या होगा? ये कहेंगे कि समुद्री मार्ग से भारत को खोजिए, चाहे जैसे भी खोजिए, लेकिन क्या करना है? हमें इंडियन स्पाइसेस चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर द इंडियन स्पाइसेस। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है इनके द्वारा क्या किया जाता है? समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए ये निकल पड़ते हैं। अब यूरोप के नक्शे में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यूरोप के मैप में क्या है भाई? यूरोप के मैप में यहां पे जो नीचे वाला एरिया आपको दिखेगा ये क्या है? ये आइबेरियन प्लेटू है। दिस इज द आइबेरियन प्लेटू। जैसे हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत दक्कन का पठार है, तो वैसे ही इनका जो दक्षिण का पार्ट है यूरोप का वो क्या है? आइबेरियन प्लेटू है। एंड इन दिस आइबेरियन प्लेटू जो ऊपर है ये कौन सा देश है? ऊपर वाला स्पेन है और नीचे वाला पुर्तगाल है। दिस इज द पुर्तगाल। अब भारत के खोजने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य ने स्थल मार्ग को ब्लॉक कर दिया है। तो दिस वाज द पर्टिकुलर ईयर ऑफ द This was the particular year of the 1492, 1492 का वर्ष रहता है। और कौन रहते हैं? ये रहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन है भाई? दिस इज द क्रिस्टोफर कोलंबस है। अब क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से क्या निकलते हैं? यूरोप से भारत को खोजने निकलते हैं। अटलांटिक में रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है। एंड देन आफ्टर, इन स्पाइट ऑफ रीचिंग इंडिया, वेयर ही डिड रीच? ही रीच टू अमेरिका। तो द फर्स्ट टाइम द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, it was by the Christopher Columbus in the year of the 1492। तो इस तरीके से भारत के बहाने अमेरिका की खोज हो गया। लेकिन क्या था?
अभी भी फाइनल डेस्टिनेशन, द फाइनल डेस्टिनेशन वाज, द अल्टीमेट डिस्कवरी वाज राइट नाउ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज स्टिल रिमेनिंग। तो जो भी क्रिस्टोफर कोलंबस का अपना मिस्टेक रहता है उसको क्या होता है, ओनली आफ्टर द 6th ईयर, इट वाज द पर्टिकुलर ईयर ऑफ द 1492, राइट नाउ दिस वाज द ईयर ऑफ द 1498। 1498 ईस्वी का वर्ष रहता है। पुर्तगाल के नाविक रहते हैं, द नेविगेटर फ्रॉम पुर्तगाल, इट वाज द वास्को डिगामा, इट वाज द वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को कौन स्पॉन्सर करता है भाई, तो वास्को डिगामा को इट वाज द हेनरी नेविगेटर। जो वहां के पुर्तगाल के राजा हैं उनका नाम क्या है, हेनरी द नेविगेटर। उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो भारत को खोजने के लिए उनकी जो एक नेवल जो उनका वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहता है, दैट वाज एट सुप्रीम। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से वास्को डिगामा इन द ईयर ऑफ द 1498 ही स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो है तटीय क्षेत्र से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत किया। अब क्या करते हैं, वो मेडिटेरियन को पास करते हैं, मेडिटेरियन को पास करके अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका से क्या करते हैं, अफ्रीका से भी वो कोस्टल एरिया को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ही समुद्र की गहराई में नहीं जा रहे हैं। तो इस कोस्टल एरिया को फॉलो करते हुए वो कहां पे आ रहे हैं, कोस्टल एरिया को फॉलो करते हुए देयर वॉज द पीपुल हुज नेम वॉज द बार्थलेमा डियाज। एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम बार्थलेमा डियाज था। तो बार्थलेमा डियाज जो रहते हैं उन्होंने केप ऑफ गुड होप की जो है, केप ऑफ गुड होप उसका एक्चुअल में नेम नहीं रहता है, केप ऑफ स्टॉर्म उन्होंने उसका नाम रखा था, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो केप ऑफ गुड होप आप देखेंगे वो यहाँ पे अफ्रीका के यहाँ पे उसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पे वास्को डिगामा आते हैं, यहाँ पे इनको कौन मिलता है, तो यहाँ पे उनको देयर वाज द अब्दुल माजिद रहते हैं, अब्दुल माजिद रहते हैं। तो अब्दुल माजिद कौन रहते हैं भाई, अब्दुल माजिद जो रहते हैं ये पथ प्रदर्शक रहते हैं, अब्दुल माजिद जो रहते हैं ये पथ प्रदर्शक रहते हैं। तो अब्दुल माजिद ने इनको क्या किया, रास्ता दिखाने का काम किया। एंड अल्टीमेटली ये कहां पे पहुंचे, अल्टीमेटली ये 1498 में, अल्टीमेटली इन द ईयर ऑफ द 1498 कहां पे पहुंचे भाई, कालीकट में पहुंच गए। कालीकट पे, कालीकट का जो बंदरगाह रहता है वहां पे पहुंचते हैं। अब कालीकट पे पहुंचते हैं तो यहां पे क्या होगा, यहां के एक लोकल रूलर रहते हैं, उनका नाम क्या रहता है, उनका नाम जामोरिन रहता है, जामोरिन रहता है। तो जामोरिन के दरबार में क्या होता है, जामोरिन के दरबार में वास्को डिगामा जो है पहुंचते हैं। अब पहुंचने के साथ अगर आप लोग अभी बिगिनर्स हैं तो एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए। एनसीईआरटी में क्लास 8th वाली जो एनसीईआरटी है वहां पर काफी फिगर उगर दे करके वास्को डिगामा की कहानी बताई गई है। तो वहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो वास्को डिगामा क्या रहता है, वास्को डिगामा 1498 में आया और आने के साथ जो भारत को खोजने में, ऐसा नहीं था कि वो यात्रा नहीं कर रहा था, वो भारत की खोज कर रहा था, पहली बार वो निकला था। तो भारत की खोज में जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर आया था, जो कुल उसका खर्च आया था, उस खर्च का कितना गुना वो भारत से मसाला लेकर के जाता है। भाई लत लगी थी ना, एक जा करके शराबी से पूछिए ना कि लत, शराब की लत क्या होती है।
एक जाके कोई भी जो एडिक्शन कर रहे हैं, जो समथिंग जो आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का अगर नशा है तो वो उसे लत कहते हैं। तो यहाँ पे 1453 से क्या है, इंडियन स्पाइसेस यूरोप के मार्केट के लिए क्या है, ऑलमोस्ट अनरीचेबल है। भारत की मसाले जो है यूरोप के बाजार में नहीं है। वास्को डिगामा अपनी जो है जहाज में भर के मसाले लेके गया था। जितना भारत को खोजने पे उसका खर्च आया, उसका 60 गुना लाभ उसने जो है भारत के मसालों को बेच करके पाया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो हम लोगों का टॉपिक है वो अराइवल ऑफ यूरोपियन हो गया। भारत में यूरोपियों का आगमन हो गया। क्लियर है? यहां तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर है?